नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो लेसन में हम पढ़ने जा रहे हैं लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन। तो बच्चों, सेक्स को कौन डिटरमाइन करता है? तो अपन जानते हैं कि अंडाणु यानी कि एग और शुक्राणु यानी कि स्पर्म, इन दोनों के मिलने से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एक नया सजीव बनता है। तो यानी कि या तो ये अंडाणु या ये शुक्राणु, इन दोनों में से कोई एक इस नए जीव का सेक्स या लिंग का निर्धारण कर रहा है। तो किस तरह से सजीवों में लिंग का निर्धारण होता है, जंतुओं में, उसको हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम कवर करेंगे कीटों में लिंग निर्धारण, मानव में लिंग निर्धारण और पक्षियों में लिंग निर्धारण। तो यहाँ बच्चों एक चीज ध्यान देना, अगर आपका बोर्ड राजस्थान है RBSC, तो आपको सिर्फ ये मानव में लिंग निर्धारण पढ़ना है। और अगर आप CBSE बोर्ड पढ़ रहे हो, NCERT की बुक पढ़ रहे हो, तो आपको ये तीनों कवर करने हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि आपका बोर्ड RBSC है तो आप सिर्फ मानव में लिंग निर्धारण पे फोकस करना। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कीटों में लिंग निर्धारण। तो बच्चों यहाँ पहले तो ये जान लेना, ये O नहीं है, दिस इज 0। कीटों में लिंग निर्धारण X 0 प्रकार का होता है। कैसे होता है? तो यहाँ पर हम जो उदाहरण लेके चल रहे हैं वो है ग्रास हॉपर, तिलचट्टा, टिड्डा जिसको अपन बोलते हैं, तिलचट्टा नहीं टिड्डा बोलते हैं। ठीक है, तो ग्रास हॉपर के उदाहरण से हम इसको लेके चलते हैं। तो ग्रास हॉपर जो फीमेल होती है, मादा, उसमें अलिंग गुणसूत्र ऑटोसोम्स, उनकी संख्या होती है 22 और लिंग गुणसूत्र XX यानी कि 2। ये क्या है? लिंग गुणसूत्र, सेक्स क्रोमोसोम्स। तो कुल गुणसूत्र कितने हो गए? 24। और जो सेक्स गुणसूत्र है वो दोनों एक समान है मादा में। नर में देखो, नर में ऑटोसोम्स 22 है, लेकिन जो लिंग गुणसूत्र है उसमें केवल एक X गुणसूत्र उपस्थित है और दूसरा कुछ भी नहीं है, 0। तो नर में कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। अब चलो आगे चलते हैं और देखते हैं युग्मक निर्माण। तो मादा जो युग्मक बनाती है तो वो दोनों युग्मक बिल्कुल एक जैसे बनते हैं। ठीक है, हम जानते हैं युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण आधी रह जाती है। तो आधी रह गई तो 24 का आधा कितना हो गया? 12 में से 11 तो अलिंग गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र X। क्लियर? तो यहाँ पर 11 अलिंग गुणसूत्र और एक X गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र के रूप में उपस्थित होता है। नर में देखें तो नर में 2 तरह के युग्मक बनेंगे बच्चों। पहला युग्मक जिसमें संख्या क्या है कि 11 तो है लिंग गुणसूत्र और एक है X गुणसूत्र यहां से। क्लियर? और जो दूसरा युग्मक बनेगा उसके पास में केवल 11 अलिंग गुणसूत्र होंगे, कोई भी लिंग गुणसूत्र यानी कि सेक्स क्रोमोसोम नहीं है इसके पास में। ठीक है, तो यहां पर इस युग्मक के अंदर गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 12। लेकिन ये जो गैमेट बना है इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 11। तो यहाँ पर बच्चों बहुत ध्यान देना कि कीटों में जो युग्मक बन रहे हैं उनमें जो नर युग्मक बन रहे हैं वो 2 तरह के बन रहे हैं। एक नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या है 12 और दूसरे नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या है 11, क्योंकि दूसरे वाले इस युग्मक में लिंग गुणसूत्र उपस्थित नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट याद रखना है। नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, जैसा कि अपन ने यहाँ पर देखा 24 और 22, नर में 23 और मादा में 24। और नर 2 भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण करता है। चलो अब अपन देखते हैं कि ये जो अलग अलग तरह के युग्मक है ये फीमेल जनरेशन और मेल जनरेशन को कैसे उत्पन्न करते हैं। ये हमने पुनेट स्क्वायर बनाया है, जैसा कि अपन मेंडल के दूसरे प्रयोगों में बनाते आए हैं। और यहाँ पर देखो किस तरह से अंडाणु और शुक्राणु का संयोजन हो रहा है। ये आ गए 11 अलिंग गुणसूत्र और यहाँ से
X गुणसूत्र युक्त स्पर्म। तो यहाँ पर ये जो 50% जनरेशन बन रही है, ये 50% जनरेशन कैसी बन रही है? फीमेल, मादा, है ना। क्यों बन रही है? क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों लिंग गुणसूत्र प्राप्त हो गए, एक तो आ गया फीमेल से और एक आ गया मेल से, तो ये जनरेशन बन गई फीमेल। अब देखो दूसरी जनरेशन, यहाँ से तो एक्स गुणसूत्र मिल गया इनको, लेकिन यहाँ पर एक्स गुणसूत्र नहीं है, तो ये वाले दोनों किस तरह के बन गए? 22 प्लस एक्स 0। ओके, ये एक्स यहाँ से आ गया, बट यहाँ पर 0 कोई भी नहीं है तो 0 आ गया। तो ये जो 50% है ये कैसे बन गए? ये बन गए नर। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ये था कीटो में लिंग निर्धारण। तो किस तरह से देखा अपन ने यहाँ पर कि ये जो एक्स गुणसूत्र है ये लिंग का निर्धारण कर रहा है। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन को हमें जानना बहुत जरूरी है। कई बार पूछा जाता है कि एक्स गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र क्यों कहा जाता है। तो बच्चों एक वैज्ञानिक थे हैकिंग, उन्होंने 1891 में कीटों के ऊपर, कीटों के जो शुक्राणु जनन की प्रक्रिया है उसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग किए थे, और प्रयोगों के आधार पर उन्होंने बताया कि जो कीटों में स्पर्म बनते हैं, शुक्राणु बनते हैं, वो 2 तरह के बनते हैं। नंबर 1 शुक्राणु जिनके अंदर इस तरह की एक्स के आकार की एक बॉडी उपस्थित होती है, और दूसरे शुक्राणु जिनके अंदर ऐसी बॉडी उपस्थित नहीं होती। तो इसको उन्होंने कहा एक्स बॉडी, एक्स काय। तब तक इसको गुणसूत्र नाम नहीं दिया गया था, बस सिंपल ये कहा था हैकिंग ने कि एक्स काय 50% शुक्राणुओं में उपस्थित होती है और बाकी 50% शुक्राणुओं में ये एक्स काय अनुपस्थित होती है। और इस एक्स काय वाले शुक्राणु का, ये जो एक्स बॉडी वाला शुक्राणु है, ये जब अंडाणु के साथ में संयोग करता है तो हमेशा मादा संतति का उत्पन्न होता है। ठीक है, और ये वाला जो एक्स काय रहित शुक्राणु है ये जब संयोग करता है तो हमेशा नर संतति उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर बच्चों ये जो एक्स काय है इसका सबसे पहले कीटों में अध्ययन किया गया था और पता लगाया गया था कि कीटों में ये एक्स काय लिंग निर्धारण के कारक के रूप में कार्य कर रहा है, इसीलिए इसको हमने लिंग गुणसूत्र कहा। अच्छा, बाद में वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया कि भाई ये जो एक्स काय है, हैकिंग जिसको एक्स काय कह रहे हैं, वो और कुछ नहीं बल्कि एक्स आकार का क्रोमोसोम है, गुणसूत्र है, इसलिए हम एक्स क्रोमोसोम को लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये अपना पूरा हुआ कीटों में लिंग निर्धारण। अब देखो मानव में लिंग निर्धारण, ये आरबीएससी में दे रखा है, बस एक टॉपिक दे रखा है मानव में लिंग निर्धारण। तो देखो मानव में अपन जानते हैं कुल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। 46 में से 44 होते हैं अलिंग गुणसूत्र या ऑटोसोम, और एक जोड़ी यानी कि 2 गुणसूत्र होते हैं लिंग गुणसूत्र। तो फीमेल्स में दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान होते हैं एक्स एक्स, जबकि मेल में दोनों लिंग गुणसूत्र अलग अलग होते हैं एक्स और वाई। अब देखो युग्मक निर्माण, अब देखो यहाँ सिंपल बात है, जब दोनों लिंग गुणसूत्र एक जैसे हैं तो फीमेल बिल्कुल एक जैसे युग्मकों का निर्माण करेगी, और युग्मक निर्माण में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रह जाएगी? आधी, हैप्लॉइड। तो ये हो गया 22 प्लस एक्स 23, 23 गुणसूत्र युग्मक में आ गए, ये बन गए मादा युग्मक। दोनों मादा युग्मक एक जैसे हैं क्योंकि दोनों में लिंग गुणसूत्र के रूप में एक्स गुणसूत्र उपस्थित है। नर में 2 तरह के स्पर्म बनेंगे, एक जिसके अंदर एक्स लिंग गुणसूत्र होगा और दूसरा जिसके अंदर वाई लिंग गुणसूत्र उपस्थित होगा। क्लियर? तो यहाँ पे 2 बातें क्लियर होनी चाहिए। पहली कि नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा समान है, और नर में 2 प्रकार के युग्मक बन रहे हैं, पहला जिसमें एक्स लिंग गुणसूत्र उपस्थित है और दूसरा जिसमें वाई लिंग गुणसूत्र उपस्थित है। अब आगे चलते हैं और पुनेट स्क्वायर में फिलिंग करते हैं अपनी कि कैसे लिंग का निर्धारण हो रहा है। तो ये देखो यहाँ से 22 और यहाँ से 22, 44
प्लस x यहां से x। क्लियर? इस तरह से यहां पर भी सेम कंडीशन आ जाएगी, x x। तो ये जो दोनों 44 प्लस XS दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान है, तो ये तो संतति 50% कैसी बन गई? मादा, फीमेल्स। और यहां पर क्या हो जाएगा? 44 प्लस यहां से x आ गया और यहां से y। सेम कंडीशन 44 प्लस x एंड y। और ये 50% कैसे होंगे? ये 50% नर संतति का विकास करेंगे। क्लियर? तो इस तरह से मानव में संतति नर होगी या मादा होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना हमेशा 50% रहती है। ठीक है? और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जिम्मेदार है Y गुणसूत्र। Y गुणसूत्र, और Y गुणसूत्र किसके पास उपस्थित है? Y गुणसूत्र हमेशा नर के पास में उपस्थित होता है। ठीक है? क्लियर? तो ये था मानव में लिंग निर्धारण। अच्छा बच्चों, यहां तक अपने एक कंसेप्ट ये क्लियर हो गया अपना, नर विषम युग्मता। इन दोनों केसेस में हमने क्या देखा था कि जो नर है वो दो अलग अलग तरह के युग्मक बना रहा था। अगर हम कीटों का उदाहरण लें तो नर में दो तरह के स्पर्म बन रहे थे। पहला स्पर्म जिसके पास में एक्स बॉडी उपस्थित थी, और दूसरे 50% स्पर्म ऐसे थे जिनके पास में ये एक्स गुणसूत्र उपस्थित नहीं था। तो नर विषम युग्मक बना रहा था। मानव में भी हमने यही देखा कि दो तरह के युग्मक बन रहे थे, एक युग्मक जिनमें एक्स गुणसूत्र उपस्थित था और दूसरे युग्मक जिनमें वाई गुणसूत्र उपस्थित था। तो नर विषम युग्मक बना रहे हैं। तो इन दोनों में नर दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? नर विषम युग्मता। तो ये दोनों इसके उदाहरण हैं, इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मादा विषम युग्मता और पक्षियों में लिंग निर्धारण। पक्षियों में बच्चों क्या होता है कि नर और मादा में गुणसूत्रों की संख्या तो समान होती है, लेकिन मादा के पास जो लिंग गुणसूत्र है वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, मादा के पास में Z और W अलग अलग गुणसूत्र उपस्थित है लिंग गुणसूत्र के रूप में, जबकि नर में दोनों लिंग गुणसूत्र एक समान है, Z और Z। तो देखो, संभावित बिल्कुल सही बात है कि अब जब युग्मकों का निर्माण होगा तो नर युग्मक तो दोनों एक जैसे बनेंगे, लेकिन मादा युग्मक अलग अलग बनेंगे। तो ये देखो, मादा युग्मक अलिंग गुणसूत्र के साथ में Z और यहाँ अलिंग गुणसूत्र के साथ में W लिंग गुणसूत्र उपस्थित है, जबकि यहाँ पर दोनों एक जैसे नर युग्मक बन गए। अब हम इन युग्मकों को आगे लेके चलते हैं, पुनेट स्क्वायर बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे ये लिंग का निर्धारण करेंगे। यहाँ पर बच्चों मादा दो भिन्न प्रकार के युग्मकों का निर्माण कर रही है, इसलिए ये किसका उदाहरण है? मादा विषम युग्मता का। चलो पुनेट स्क्वायर बनाते हैं। अलिंग गुणसूत्र प्लस ऊपर से Z, यहां से Z। सेम कंडीशन यहाँ देखो, Z ऊपर से W, इधर आ गए Z, यहां से देखो लेफ्ट साइड से Z, लेफ्ट से Z ऊपर से W। अब यहां देखो बच्चों, ये कंडीशन देखो, यहां पर दोनों लिंग गुणसूत्र समान है, इसलिए ये नर संतति का विकास करेंगे, जबकि यहां पर दोनों लिंग गुणसूत्र अलग हैं, इसलिए इनसे मादा संतति का विकास होगा। क्लियर? तो इस तरह से बच्चों हमने आज के इस वीडियो लेसन में 1, 2, 3 तीनों में लिंग निर्धारण कैसे होता है उसको पूरी डिटेल में पढ़ा। साथ ही बच्चों हमने जाना नर विषम युग्मता क्या होता है, इन दोनों में प्रेजेंट थी, और यहां से हमने सीखा कि मादा विषम युग्मता क्या है। ठीक है? तो ये दोनों कंसेप्ट हमने यहां से अपने क्लियर करे, और साथ ही हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा कि जो ये हमारा एक्स क्रोमोसोम है, इसको लिंग गुणसूत्र क्यों कहा जाता है। क्लियर? आशा करती हूँ ये पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। बाय।